हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमन मेहता और आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 2 बिजनेस लॉ के लिए। और मैं आपका बिजनेस लॉ का फैकल्टी। आई होप आपने पहला जो लेक्चर है वो आराम से देख लिया होगा, प्यार से देख लिया होगा, समझ लिया होगा अच्छे से। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पूछिए अच्छे से। और आज हम सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं और सेकंड लेक्चर से शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप पहला लेक्चर जरूर देखें। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पाठशाला क्लासेस के चैनल पे भी आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी, जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं पहले कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था कि जो लॉ बनाया गया वो जो इजिप्ट में पहली बार बनाया गया, वो क्या करा गया? इजिप्ट में 3000 BC में बनाया गया। वो एक सिविल कोड था। क्या था वो? सिविल कोड था जिसके ऊपर 12 बुक्स लिखी गई। ठीक है, रिकैप हो रहा है, थोड़ा फटाफट कर सकते हैं और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट लेक्चर है आपके लिए। ठीक है, फिर हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं चल रहे आप? हाँ चल रहे हैं, ये मान गए मेरी बात। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। 4 बातें पढ़ी। लॉन्गेस्ट रिटर्न होता है, इसके अंदर 12 शेड्यूल होते हैं, 448 आर्टिकल्स होते हैं ना। और इसके अंदर 1,17,369 वर्ड्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने देखा कि लॉ के लिए क्या चाहिए होता है? हमें लॉ के लिए एक सिचुएशन की जरूरत होती है। अगर सिचुएशन नहीं होगी तो हमें लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें लॉ बनाने की सिचुएशन चाहिए। लॉ बनाने के लिए क्या चाहिए? सिचुएशन चाहिए। जैसा कि मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, बहुत अच्छे एग्जांपल थे। पहला एग्जांपल था भोपाल गैस लीक डिजास्टर का। ठीक है, आज से 30-40 साल पहले जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद उसके लिए लॉ बनाया गया। फिर मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, उसके लिए मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। देन हमने देखा कि भाई लॉ कैसे बनता है, उसके लिए फैक्टर्स क्या होते हैं। तो लॉ को बनाने के लिए 4 फैक्टर लगते हैं। एक है हमारा सेफ्टी। फिर हमने देखा कि हमें और क्या चाहिए होता है, फिर हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे कोई लॉ बनाया जाता है। सेफ्टी के बाद हमें नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, ये फैक्टर देखने को मिलता है। देन एथिक्स। तो ये 4 फैक्टर अगर होंगे तभी कोई लॉ बन सकता है। और ये 2 फैक्टर उन लॉ के अंदर क्या होंगे? बहुत स्पेसिफिकली रिटर्न होंगे, लिखे गए होंगे। ठीक है, और ये दोनों चीजें क्या है? ये इंप्लाइड होती हैं, यानी ये कॉमन सेंस पे बेस्ड है कि कोई भी अगर लॉ बनेगा वो एथिकल तो होगा ही होगा ना। ठीक है, फिर हमने कहा कि हमें बताओ हाउ इज लॉ मेड। हमें बताओ कि लॉ कैसे बनाया जाता है। हमने कहा रुको, हमने फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। भाई आराम से, चलो ठीक है, तुम बड़े हो गए, हो जाओ। फिर हमने बात करी मत हो यार, नाराज बड़ी जल्दी हो जाता है ये। ठीक है, फिर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। हमने कहा अभी पढ़ा था ना हमने 448 आर्टिकल्स हैं। तो 448 आर्टिकल्स हैं अगर, तो उसके अंदर 2 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 245 और 246। 245 हमें बताता है पावर टू मेक लॉ। ये क्या कर रहा है? ये आर्टिकल पावर देता है लॉ बनाने की। किसको पावर दी इसने? पार्लियामेंट को पावर दी और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी। हमने कहा हम ले रहे हैं पावर, ओके। फिर इन्होंने क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट करा। 246 ने क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट करा। डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है आज? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करा पावर को। जो 245 आर्टिकल 245 के अंदर पावर दी गई उसको डिस्ट्रीब्यूट करा कि भाई ये तो लड़ाई करेंगे। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम डिवाइड कर देते हैं पावर को। और आर्टिकल 246 ने डिवाइड करा और कहा कि जाओ शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट दी हैं आपको, उसको जाके देखो। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट बनाएगी लॉ, जो भी उसके अंदर मैटर दिए होंगे, 97 मैटर्स दिए लगभग। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी मैटर दिए, 66 मैटर दिए, उसके ऊपर वो लॉ बनाएंगे। और कॉन्करेंट में लगभग 47 मिक्स्ड टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मिलकर लॉ बनाएंगे। हमने यहां तक पढ़ा था और आज के सेकंड लेक्चर के अंदर हम चीजें देखेंगे कि किस तरह से लॉ बनता है, क्या प्रोसेस है। तो आज का जो मुद्दा है हमारा एकदम गर्मा गर्म हॉट, वो क्या है? हाउ इज लॉ मेड, कि लॉ बनाया कैसे जाता है। हमने कहा ठीक है, तो ये प्रोसेस है। पहली प्रोसेस के अंदर पहला जो स्टेप आता है वो है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के अंदर बेसिकली हम क्या देख रहे हैं?
ड्राफ्टिंग में हम देखते हैं कि कोई भी ड्राफ्ट बना सकता है किसी भी लॉ के लिए। जब कोई एक सिचुएशन इमर्ज होगी, आएगी, तो उसके लिए कानून होना चाहिए, किसी को तो फील होगा। तो जो भी उस फील्ड से रिलेटेड है, जैसे कि हम कॉमर्स वाले हैं तो हमें पता होता है बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या लॉ है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसके लिए लॉ नहीं है, तो हम में से कोई भी उसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर सकता है और उसको एक लीगल प्रोसेस में डाल सकता है, ताकि ताकि गाना नहीं गा रहा मैं, ताकि वो लॉ बन सके। सर हमें तो लगा था कि जो सरकारी लोग होते हैं यही लॉ बनाते हैं। नहीं बेटा, आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आपको अन्ना हजारे जी का नाम याद होगा, अनशन हुए थे, लोकपाल बिल बनाया था। बिल क्या है? ड्राफ्ट ही तो है, ठीक है। तो वो बिल होता है पहले, जब तक वो कानून नहीं बनता तो वो क्या होता है? एक बिल होता है। तो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में अनशन दे रहे थे कि लोकपाल बिल को पास किया जाए और उसको एक्ट बनाया जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें हो रही थी। तो क्या ये नेता लोग थे? नहीं जी, ये नेता लोग नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अब बने हैं। जब वो अनशन हो रहा तब तो वो एक नॉर्मल इंसान थे, जॉब करते थे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करते थे, ठीक है। उनका कानून से कोई लेना देना नहीं था फिलहाल। तो वो भी ड्राफ्ट बना सकते हैं और उसको पेश कर सकते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। फिर सेकंड स्टेप के बारे में अगर हम बात करें, सेकंड स्टेप क्या होता है? जब उसको पेश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा अगर सेंटर लेवल पे कोई भी लॉ बन रहा है, ठीक है। अन्यथा उसको स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी हमारा जो विधानसभा है उसके अंदर और विधान परिषद है वहां पे भेजा जाता है। तो स्टेप 2 के अंदर इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? थर्ड स्टेप में आते हैं तो हमें उसकी फर्स्ट रीडिंग करनी पड़ती है, सब उसको रीड करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और फिर फोर्थ स्टेप आता है कि जो पब्लिक है उनसे भी उनके इनपुट लिए जाते हैं कि भाई ये लॉ बनने वाला है, आपका क्या विचार है? आप अपने इनपुट दीजिए। इतने जोश में लोग अपना क्या देते हैं? इनपुट देते हैं कि वो उस कानून के बारे में क्या सोचते हैं जो अब बनने वाला है। ओके, फिर बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। हर कानून को बनाने के लिए क्या चाहिए होती है? कमेटी होती है जो उस पर वर्क करती है कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, जो उस पर सोच विचार विमर्श करती है। तो ऐसे ही कमेटी जो होती है वो रीडिंग के बाद, इनपुट्स के बाद क्या करती है? 5वें स्टेप में आकर के वो डिस्कशन करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें ठीक है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या इसके डूज हो सकते हैं, डोंट्स हो सकते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं जब हम ये लॉ लेकर आएंगे, ठीक है, और किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करना है, क्या कॉस्ट आएगी, सारी चीजें ये देखते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं, तो जब ये कानून आया था उससे पहले 3 कमेटी इस पे काम कर रही थी। पहली कमेटी थी नारायण मूर्ति जी की कमेटी, ठीक है, दूसरी कमेटी थी कुमार मंगलम बिरला की कमेटी, और तीसरी कमेटी थी जे ईरानी, इनकी कमेटी थी। ये 3 कमेटी इस पे काम कर रही थी, क्योंकि कंपनीज एक्ट जो है वो बहुत बड़ा एक्ट भी है, तो बहुत ज्यादा विचार विमर्श किए गए होंगे। और ये जो 3 नाम मैंने लिए, जरूर इनके बारे में सोचें समझें और थोड़ा रिसर्च करें, अच्छा लगता है आपको। जो क्या कहते हैं, हमारे कॉमर्स का मतलब विद्वान बनना है ना आपको, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जो बिजनेस पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्कशन करती है कमेटी, और डिस्कशन के बाद हमारा जो 6th स्टेप आता है इस प्रोसेस के अंदर, वो है डिस्कशन एंड अप्रूवल एट बोथ हाउसेज, ठीक है। तो जो अगर स्टेट सेंट्रल लेवल पे काम हो रहा है, तो पार्लियामेंट जो होगी वहां पे जो 2 हाउसेज हैं, कौन कौन से हाउस हैं? एक है लोअर हाउस जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, प्यार से इंग्लिश में बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, और फिर जो दूसरा हाउस है वो है अपर हाउस जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा, और राज्यसभा को इंग्लिश में हम बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। तो ये 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, जहां पर ये जो कमेटी है डिस्कशन करने के बाद आगे फॉरवर्ड कर देती है कि भाई ये देखो हमारा ये व्यू है, और ये मतलब कानून बनने के लिए कह रहे हैं लोग। तो वहां पे इन दोनों में डिस्कशन होती है, इसमें और इसमें डिस्कशन होती है, और पास किए जाते हैं, तब ये अगली प्रोसेस पे पहुंचता है, अगले स्टेप पे पहुंचता है। और अगला स्टेप होता है ये, इनको तो आप जानते ही हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के पहले नागरिक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनका अप्रूवल चाहिए होता है और ये साइन करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इनको वो जो कानून बनाया जा रहा है वो पसंद ना आए, उनको लगे कि इसमें थोड़ी कमी है, तो ये रिजेक्ट करके और पूरा रीजन बता करके वापस भेज सकते हैं कि भाई दोबारा से इसको प्रोसेस में डालो, यहाँ पे ये कमी है। तो ये प्रोसेस से होकर के आता है, और फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा में क्या करते हैं, उसको पास कर दिया जाता है। तो कमाल की बात यह है कि जब एक बार रिजेक्ट कर देते प्रेसिडेंट, तो उसके बाद जब पार्लियामेंट दोबारा से पास करता है, तो अब राष्ट्रपति जी इस पर साइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है, और वो कानून बन जाता है। और उसके बाद जो स्टेप आता है वो है डिक्लेरेशन करते हैं, हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं ऑफिशियल गैजेट के अंदर, यानी एक हमारा राजपत्र होता है जहां पे हर चीज पब्लिश की जाती है और बताया जाता है पूरे भारत को कि देखो भाई लॉ बन गया, लॉ बन गया। तो उसके अंदर क्या लिखा जाता है कि किस डेट से ये कानून अप्लाई होगा, इन पे किस एरिया में अप्लाई होगा,
और इसके अंदर कितने धाराएं हैं, सेक्शन कितने हैं, और ये जो राजपत्र है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बेसिक बातें हैं, चीजों को समझ में आती हैं आपको। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कंप्लीट प्रोसेस क्या है लॉ मेकिंग की। तो आपने देखा ये 8 स्टेप होते हैं। ठीक है, ये प्यारे प्यारे स्टेप हैं, आपको याद हो जाने चाहिए। कोई भी पूछे अपना स्वैग दिखाने के लिए आराम से आप बताइए ना। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, समझिए, लिखिए, नोट करिए और मजे लीजिए पढ़ाई के। ठीक है, जीवन में अगर पढ़ाई के मजे नहीं लिए तो जीवन में जीवन जीने के मजे नहीं ले सकते आप। हाँ जी, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ लैंड। सर ये लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या? देखो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो हम कानून बना रहे हैं ये किस एरिया पे, हमने बोला ना कि किसी एरिया पे वो अप्लाई होगा, तो वो लैंड है कितना, स्पेसिफाई करो, बताओ हमें। हमने कहा ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कानून है उसके अंदर आता क्या क्या है? उसके अंदर आता है एक्ट, यानी जो भी अभी आपने देखा कि कानून पास होते हैं, ड्राफ्टिंग होती है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके लिए इंट्रोडक्शन होने के बाद पब्लिक के इनपुट लिए जाते, फर्स्ट रीडिंग होती है, इनपुट लिए जाते हैं, इनपुट के बाद कमेटी डिस्कस करते हैं, कमेटी डिस्कस करने के बाद वो दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के भेजती है, और फिर वो राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं और वो साइन करके फिर उसको ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये बन जाता है एक्ट। तो ये एक्ट हमारा लॉ है, इतना तो हमें पता है। इसमें सारे रूल एंड रेगुलेशन, लॉ मीन्स रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, जो एक्ट होता है गवर्निंग पार्टी बनाती है, गवर्निंग पार्टी बनाती है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये डिपार्टमेंट के पास चले जाती है। ये प्रॉब्लम आई तो ये डिपार्टमेंट के पास चले जाते हैं। डिपार्टमेंट, जैसे कंपनीज एक्ट जो होता है उसका एक डिपार्टमेंट है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो वहां पे जो भी कंपनी एक्ट, जो हमारा कानून है उससे रिलेटेड सारी बातें होती है, कुछ भी फेरबदल करना पड़ता है, कुछ भी परिवर्तन करने पड़ते हैं, अमेंडमेंट करनी पड़ती है, जिसको शुद्ध हिंदी में कानूनी भाषा के अंदर संशोधन बोला जाता है, वो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये नोटिफिकेशन लाते हैं। नोटिफिकेशन किस लिए आता है? ताकि हम अमेंडमेंट यानी कानून में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको चेंज कर सकें। ओके, और फिर उसके बाद ये सर्कुलर भी निकालते हैं। सर्कुलर किस लिए निकालते हैं? कि कोई भी कानून में बात लिखी गई है और वो कंफ्यूज कर रही है पब्लिक को, या जो भी उसके कंसर्न पार्टीज हैं उसको कंफ्यूज कर रही है, तो उसके लिए सर्कुलर आते हैं। और ये क्या करते हैं, सर्कुलर क्लैरिफाई करते हैं कि देखो जो इसमें लिखा है ना इसका मतलब ये नहीं है, ये है जो हम बताना चाह रहे हैं। तो क्लैरिटी आती है सर्कुलर से। और उसके बाद रूल्स आते हैं। डिपार्टमेंट क्या करता है, रूल बनाता है। और रूल बनाते को ना रूलिंग पार्टी, यानी उस टाइम पे जो राज कर रही है, जैसे आज के टाइम पे मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो है वो रूलिंग पार्टी है। और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस जब गवर्न कर रही थी उस टाइम पे कानून बने थे। आज के टाइम पे उस पे रूल बनाने की पावर रूलिंग पार्टी के पास है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो कानून में अगर देखा जाए तो एक्ट तो है ही, लेकिन ये 3 चीजें, अमेंडमेंट, क्लैरिफिकेशन और जो रूलिंग पार्टी रूल्स बना रही है, ये सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं। और जब डिपार्टमेंट ये सारी चीजें रिलीज करते हैं तो रिलीज करने के बाद वो भी लॉ का पार्ट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या आता है, जो हाई कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट आता है। अब कुछ चीजें होती है कानून के अंदर, भाई कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ होती है ना, तो उस गड़बड़ में कुछ लोग फंस जाते हैं और उसके लिए कोर्ट में केसेस चलते हैं। ठीक है, कोर्ट में केस चलते हैं। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे कुछ बातें डिसाइड की जाती हैं जो अभी तक कानून में थी नहीं थी, तो वो क्लियर नहीं थी। मान लो सर्कुलर आने के बाद भी वो बातें क्लियर नहीं हो पाई, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन अपने तरीके से बताते हैं। और ये रेफरेंस लेते हैं, ये क्या लेते हैं, रेफरेंसेस भी लेते हैं कि पहले कोई ऐसा कानून था या नहीं था, या फिर पहले कोर्ट ने कभी ऐसा केस हुआ हो तो क्या डिसीजन लिया। अगर पूरे इंडिया के अंदर वो डिसीजन नहीं लिया गया तो फिर वो हमारे कस्टम को देखते हैं, या फिर वो फॉरेन कोर्ट्स में चले जाते हैं, फॉरेन डिसीजन लेते हैं कि अमेरिका में अगर कोई सिमिलर केस हुआ था तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया था। जरूरी तो नहीं है ना कि जो हमने कानून बना दिया उसके अलावा कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती, उसका और कोई पहलू हो ही नहीं सकता। हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट पहलू हो सकते हैं, एस्पेक्ट को देखा जा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब कानून बन जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कवर नहीं होती। तो जब प्रॉब्लम और क्रिएट होती है तो हमें पता चलता है अच्छा ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती थी जो हमने कानून बनाते वक्त सोची भी नहीं। तो उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अपने पुराने डिसीजंस को देखती है। और अगर हमारे धरती के अंदर, सॉरी हमारी धरती कह रहा हूं, हमारी इंडिया में अगर ऐसी चीजें नहीं होती तो वो फिर दूसरी कंट्रीज के अंदर ऐसे जो केसेस हैं उनके क्या डिसीजन है उस पर ध्यान देती है। ठीक है, तो इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से काम किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें मिल जाती हैं तब बोलते हैं कि ये है लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, लॉल, ये वो वाला लॉल नहीं है भाई। ठीक है, क्या है, लॉ ऑफ लैंड।
तो ये कानून में क्या आता है, ये सारी चीजें कानून में आती है। तो सर लैंड है क्या, ये तो बता दो। देखो 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 देखो, ये भारत ऐसा कुछ होता नीचे से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ना वाटर, वाटर है, धरती का पानी, धरती पे जो पानी है वो है, बुलबुले भी आ रहे हैं देखो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो हमारी धरती है, मैं जहां पे खड़ा हूं वहां पे भी इंडिया का कानून एप्लीकेबल है। लेकिन मान लो कोई यहाँ पे छैया छैया कर रहा है नाव में बैठ करके, तो ये तो ना श्रीलंका में है, ना चाइना में है, ना पाकिस्तान में है, ना इंडिया में है, तो क्या इस पे कानून एप्लीकेबल नहीं है जी। यहाँ पे देखिए, ये अगर हमारा इंडिया है तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल। सर नॉटिकल माइल क्या होता है, तो समुद्री जो यात्री होते हैं या जो भी समुद्र से रिलेटेड पढ़ाई होती है उसके अंदर समुद्र को हम नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। सर ये नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं जरा बताइए। तो एक नॉटिकल माइल के अंदर आई थिंक 1.835 किलोमीटर्स होते हैं। ठीक है, एक बार जरूर चेक करिएगा, ये मैंने देखा था तो मुझे थोड़ा बहुत याद है कि एक नॉटिकल माइल के अंदर 1.835 किलोमीटर्स होते हैं। तो यहां तक भी इंडिया का कानून क्या है, काम करता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आपको, यहां तक भी इंडिया का कानून काम करता है। और धरती के अंदर तो है ही, और इसके ऊपर जो आसमान है वहां पे भी कोई हवा में उड़ते उड़ते कुछ नहीं कर सकता। यानी इंडिया का कानून ऐसा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बाकी आपको पता है हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कानून तो एकदम मस्त चलता है ना, कोई धज्जियां नहीं उड़ा पाता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सारी चीजें हैं, अभी बहुत सारे सुधार भी होने बाकी है हमारे देश में। और क्या, चलो जी, तो फिलहाल मैं कहूंगा आपके लिए कि लेक्चर यहीं तक था, आपको समझ में भी आया होगा और आपको ये पता चला होगा किस तरह से लॉ बनाया जाता है, पूरी प्रोसेस के बारे में हमने बात करी। और ये 2 लेक्चर आपके बेसिक को बहुत स्ट्रांग करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जो नीड होती है एक करियर को बनाने के लिए, उसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बेस, हमारी फाउंडेशन, कि हम कितना अच्छी तरह शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बहुत जल्दी जल्दी में चीजों को निपटाते चले जाएंगे तो हमें वो चीजें समझ में ही नहीं आ पाएंगी जो एक्चुअल में आनी चाहिए, और फिर हम एक पर्सनैलिटी बन तो जाएंगे लेकिन खोखले होंगे, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम ढह जाएंगे। तो प्लीज जो भी चीजें पढ़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ें, आपके लिए एक एक चीज लाई जा रही है, अच्छी तरह लाई जा रही है, और उसको पूरी तरीके से आप समझें। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने सिलेबस से, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके लिए पहले लाया जा रहा है और उसकी भी आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो मिलने वाली है। जरूर देखिए, सपोर्ट करिए अच्छी तरह, और वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है तो। ठीक है, बिना वजह नहीं, चीज अच्छी आपको मिल रही है तो दूसरों से बांटना बहुत जरूरी होता है। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, टेक केयर, बाय।